हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम ट्यूटर्स। देखिए, इस वीडियो में आपके 40 क्वेश्चंस रहेंगे और वो भी डिटेल्ड में, यानी एक क्वेश्चन के साथ और भी जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर करना और लाइक भी करना, और इसके साथ साथ सब्सक्राइब का बटन भी दबाना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 30 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 40 वर्ष, डी या फिर 37 वर्ष। तो देखिए, आर्टिकल 66 के 3B के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। यानी इस आर्टिकल में उपराष्ट्रपति की सारी योग्यताएं लिखी हुई हैं। ठीक है, 35 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए। और ये जो उपराष्ट्रपति का पद है, ये कहाँ के संविधान से लिया है, ये क्वेश्चन भी बन जाता है। तो ये लिया है हमने अमेरिका के संविधान से। और इसमें एक ज़्यादातर क्वेश्चन ये भी बनता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो वो आपके उपराष्ट्रपति ही होते हैं। यानी ये राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, राज्यसभा के सभापति। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु चाहिए 35 वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, नीति आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस संगठन के स्थान पर किया गया है? तो ऑप्शन है योजना आयोग, दूर संचार विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग या फिर IRDA। देखिए, नीति आयोग का जो गठन किया गया था वो योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। और ये कब किया गया था? ये किया गया था आपका 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, और नीति आयोग का जो पूरा नाम है वो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये नीति आयोग का पूरा नाम है। और नीति आयोग के अभी जो CEO हैं वो है आपके अमिताभ कांत। ये नीति आयोग के CEO हैं। तो नीति आयोग का जो गठन किया गया था वो किया गया था योजना आयोग के स्थान पर। कब? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता? तो आपके पास ऑप्शन है आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 और 21, ऑप्शन सी आर्टिकल 22 और 23, ऑप्शन डी आर्टिकल 24 और 25। देखिए, हुआ क्या था कि वर्ष 1978 में एक संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत आर्टिकल 359 के तहत आर्टिकल 20 और 21 को नेशनल इमरजेंसी के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आर्टिकल कौन कौन से आर्टिकल हैं? 20 और 21 को नेशनल इमरजेंसी के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता। और कब से है ये? 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। और किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 359 के तहत। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति किसके पास होती है? यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, संसदीय मामलों के मंत्री या फिर राष्ट्रपति। ठीक है, तो देखिए, लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति ही लोकसभा को स्थगित कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था?
तो आपके पास ऑप्शन है 1999, 1972, 1997, 1949। ठीक है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो कि एनसीपी के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है, यह एक उदार राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी है और इसका गठन जो हुआ था वो हुआ था 25 मई 1999 में, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और इसकी स्थापना करी थी शरद पवार और पीए सांगमा ने। ठीक है, तो सांगमा ने इसकी स्थापना करी थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की 25 मई 1999 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के राष्ट्रपति पर उनके कार्यकाल के दौरान अभियोग लगाने के लिए किसकी सिफारिश की आवश्यकता होती है? तो यानी भारत के राष्ट्रपति को जब उनका कार्यकाल हो तो उनको कैसे हटाया जा सकता है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपके पास ऑप्शन है प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर संसद के दोनों सदन। तो देखिए, आर्टिकल 65(2) के अनुसार, यानी आर्टिकल 65(2) के अनुसार महाभियोग लगाने से पहले दोनों सदनों में एक प्रस्ताव पारित होता है और कम से कम ये 14 दिनों पहले राष्ट्रपति को लिखित में बताना होता है और इस दोनों सदनों के 1/4 सदस्य सहमत होने चाहिए, यानी उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए, तभी महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। ठीक है, तो संसद के दोनों सदन इसका सही आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आज्ञापत्र या परमादेश हैं, यानी इंग्लिश में रिट हैं? ठीक है, तो भारतीय संविधान में 5 प्रकार की रिट है। ठीक है, अब कौन कौन सी देख लो। एक होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण एक, और दूसरी होती है आपकी परमादेश, तीसरी प्रतिषेध या फिर निषेधाज्ञा, यानी इसका दूसरा नाम भी ये है, निषेधाज्ञा। चौथी होती है आपकी उत्प्रेषण और 5वीं होती है आपकी अधिकार परीक्षा। तो इनके बारे में हम एक वीडियो में अलग से बता देंगे पूरा रिट पे। ठीक है, तो 5 प्रकार की रिट होती हैं भारतीय संविधान में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देश तत्वों में समाहित नहीं है? तो देखिए, डीपीएस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, यानी जो कि आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है, तो इनमें से उसमें कौन नहीं है? तो देखिए, शराब पर प्रतिबंध, काम करने का अधिकार, या फिर समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, या फिर सूचना का अधिकार। ठीक है, तो देखिए, सूचना का अधिकार नीति निर्देशक तत्वों में समाहित नहीं है, यह एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो लिया गया है आपका आयरिश देश के संविधान से। ठीक है, तो सूचना का अधिकार इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है संघ, राज्य या फिर मौलिक अधिकार
या फिर लास्ट राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो देखिए भाग 4 आपका संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, और ये जो लिए गए हैं अभी बताया था आयरिश के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। और संविधान में ये आर्टिकल 36 से लेके 51 तक कवर करते हैं, ठीक है। तो डी इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। तो भारत के गवर्नर जनरल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री या फिर भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल 60 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, ठीक है। तो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 60 के तहत। तो क्वेश्चन इसका आंसर जो हो गया वो बी सही आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन भारत में राज्यों का कार्यकारी प्रमुख है? तो आपके पास ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल सचिव या फिर वित्त सचिव। तो देखिए भारत में जो राज्यों का कार्यकारी प्रमुख होता है वो होते हैं आपके राष्ट्रपति, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से भारतीय रक्षा बलों का सर्वोच्च कमान किसके पास होती है? यानी तीनों जितनी सेनाएं हैं और तो उनका सबसे बड़ा कमांडर कौन होता है? तो आपके पास ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, ऑप्शन सी भारत का मंत्रिपरिषद या फिर डी भारत के राष्ट्रपति। देखिए तीनों सेनाओं का जो सबसे बड़ा कमांडर होता है वो आपके होते हैं भारत के राष्ट्रपति। इनके पास तीनों सेनाओं की कमान होती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ऑप्शन है 10वीं अनुसूची, 3री अनुसूची, 4थी अनुसूची या फिर 2री अनुसूची, ठीक है। तो देखिए 1985 में 52वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, इस कानून को पारित किया गया था। तो और इसको संविधान की 10वीं अनुसूची में रखा गया है, मतलब 10वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा गया है। तो दल बदल विरोधी कानून किस में है? वो है आपका 10वीं अनुसूची में। तो ए इसका सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर डी भारत के राष्ट्रपति। तो देखिए राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं आपके भारत के राष्ट्रपति, और राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है आपका 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इनका चुनाव नहीं होता, ये नियुक्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15, उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ है। अब देखिए उत्प्रेषण है क्या? ये एक प्रकार की रिट है। अभी पिछले क्वेश्चनों में हमने बताया था कि हमारे संविधान में 5 प्रकार की रिट हैं, ठीक है। तो ये उनमें से एक है। तो उत्प्रेषण का अर्थ क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है, हम आदेश देते हैं। ऑप्शन बी शरीर प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन सी निश्चित करने हेतु, या फिर डी प्रमाणित करने के लिए अथवा सूचित करने के लिए। तो देखिए उत्प्रेषण का अर्थ होता है प्रमाणित करने के लिए या अथवा सूचना देने के लिए, यानी सूचित करने के लिए। इसमें होता क्या है कि जितनी भी निचली अदालत या फिर अर्ध न्यायिक निकाय या फिर न्यायाधिकरण के द्वारा पहले से भी जो भी आदेश दे दिए गए होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा यह आदेश जारी किया जाता है।
और इस रिट के तहत जो भी आदेश दिए हुए होते हैं निचली अदालतों ने, तो ये उनको रद्द करती है। ठीक है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा उत्प्रेषण रिट लगाई जाती है। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है? ठीक है, यानी लोकसभा और राज्यसभा में किसी का सदस्य नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या फिर डी रेल मंत्री। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होते हैं वो किसी भी सदन के नहीं होते, और इनका जो चुनाव होता है, मतलब चुनाव क्या एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। ठीक है, ये चुने जाते हैं। तो राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, सी इसका सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? आर्टिकल 352, ऑप्शन बी आर्टिकल 312, आर्टिकल 350 या ऑप्शन डी आर्टिकल 280। ठीक है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल, तो देखिए आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। ठीक है, और ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाया जाता है, यानी इसकी घोषणा करी जाती है। तो 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। तो ए इसका सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 5 या फिर भाग 4A। तो देखिए जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उसमें मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे। तो ये आपके 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में आपका संशोधन हुआ था, तो उसके तहत भाग 4A में जोड़े गए थे। इसमें भाग 4A में, और किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल था आपका 51 का A। ठीक है, इसके तहत जोड़े गए थे। तो डी इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है आर्टिकल 52, आर्टिकल 360, आर्टिकल 49, आर्टिकल 55। ठीक है, तो देखिए वित्तीय आपातकाल कब घोषित होता है? ये तब होता है जब अगर किसी देश की वित्तीय स्थिति खराब हो जाए, तब ये वित्तीय आपातकाल घोषित होता है, और ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही लगता है। राष्ट्रपति के द्वारा ही इसकी घोषणा की जाती है। और किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 360 के तहत आपकी वित्तीय आपातकाल घोषित होता है। और ठीक है, तो 20 का सही आंसर हो गया। और एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है? ठीक है, तो कितनी बार लगा है? तो वो अभी एक भी बार नहीं लगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया, तो वो एक भी बार नहीं लगा। ठीक है, 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, 20 का सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उच्च सदन में कितने सदस्यों को नामांकित किया जा सकता है? तो ऑप्शन है 10, 12, 14 या फिर 16। तो देखिए उच्च सदन को हम राज्यसभा कहते हैं, यानी राज्यसभा को ही उच्च सदन कहते हैं, और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत यानी नामांकित कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो 12 सदस्य होने चाहिए वो अपने एक विशेष क्षेत्र में, या जैसे खेल हो गया, खेल में विशेष होने चाहिए,
खेल, कला, साहित्य इत्यादि में, यानी ज्ञान प्राप्त होना चाहिए इनको अच्छे वाला। ठीक है, तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामांकित कर सकते हैं, बी इसका सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? ऑप्शन है 7वां संशोधन, 42वां संशोधन, या फिर 44वां संशोधन, या फिर 74वां संशोधन। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन, इसको हम लघु संविधान भी कहते हैं, और इसमें कई सारे मतलब संशोधन हुए थे। इसी तरह से इसके लिए ही से हम भारत का लघु संविधान भी कहते हैं। यानी और ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था आपका 1976 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर सामान्य कानूनी अधिकार में बदल दिया गया है? ऑप्शन है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, या फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो देखिए वर्ष सन 1978 में, ठीक है, संविधान संशोधन हुआ था 44वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को, ये पहले मौलिक अधिकार होता था, ठीक है, मौलिक अधिकार होता था, तो इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी, और कब बनाया गया? 1978 में 44वां जब संविधान संशोधन हुआ था तो उसके तहत। ठीक है, और इसको आर्टिकल 301 में शामिल किया गया। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? ऑप्शन है 2 वर्ष, 4 वर्ष, या फिर 6 वर्ष, या फिर 5 वर्ष। तो देखिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए होती है। 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पूरी हो। ठीक है, और ये जो होते हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का लेखा जोखा रखती है। ठीक है, तो 6 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश का लिखित संविधान नहीं है? ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर बांग्लादेश। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम के पास लिखित संविधान नहीं है, वहाँ महारानी होती है। ठीक है, तो ए इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान के हृदय और आत्मा कहा था? ऑप्शन है अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 28, या फिर अनुच्छेद 30। तो देखिए संविधान के हृदय और आत्मा कहा था आर्टिकल 32 को, और किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, ये होता क्या है कि देखिए जब यानी मौलिक अधिकारों का हनन होता है, मौलिक अधिकारों का जब हनन होता है तो इस आर्टिकल के तहत, यानी आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट दायर की जा सकती है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 को संविधान के हृदय और आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, तो बी इसका सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26, जब कोई मामला निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर माना जाता है तब उच्च न्यायालय में
उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन से रिट जारी की जाती है। ठीक है, यानी निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से जो भी कोई फैसला बाहर मतलब अधिकार क्षेत्र के बाहर फैसला देती है तब कौन सी रिट लगाई जाती है, तो वो लगाई जाती है आपकी निषेधाज्ञा। कब? जब जो निचली अदालतें हैं उसका अधिकार ही ना हो वो फैसला सुनाने का और वो अपना फैसला सुना दे, तो तब ये रिट लगाई जाती है यानी याचिका लगाई जाती है उच्च न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट द्वारा, यानी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट द्वारा। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में अस्पष्टता का उन्मूलन शामिल है। ऑप्शन है स्वतंत्रता तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, या फिर संस्कृति तथा शिक्षा से संबंधित अधिकार। तो देखिए अस्पष्टता यानी छुआछूत, तो वो है आपका समानता का अधिकार इसमें शामिल है। और किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 17 के तहत छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है, यानी अस्पृश्यता को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है। ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, वैश्विक सूची या फिर समवर्ती सूची। तो देखिए सीबीआई जो है वो केंद्रीय सूची यानी संघ सूची के अंतर्गत आती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका पूरा नाम है। तो ये संघ सूची के अंतर्गत आती है, ए इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 18 या फिर अनुच्छेद 19। तो देखिए आर्टिकल 21 जो है वो निजता का अधिकार प्राप्त कर मतलब प्रदान करता है। इसके अंतर्गत जीवन जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर, आर्टिकल 21 निजता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में किस शब्द को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन है लोकतांत्रिक, समानता, धर्मनिरपेक्ष या फिर संघीय। तो देखिए 1976 में एक संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। तो इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे। अब वो कौन कौन से हैं? तो एक जोड़ा गया था आपका धर्मनिरपेक्ष और दूसरा समाजवाद और तीसरा शब्द जो जोड़ा गया था वो था आपका अखंडता। ठीक है, तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और 42वें संविधान संशोधन को हम लघु संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्यों? और इसमें देखो जब ये संविधान संशोधन हुआ था तो इसमें 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। तो जो शब्द जोड़ा गया था वो था आपका धर्मनिरपेक्ष और इसके साथ साथ 2 शब्द भी जोड़े गए थे, समाजवाद और अखंडता। तो सी इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है। ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन ये भी बनता है कि लोकसभा को
क्या और किस नाम से मतलब कहा जाता है, तो इसको निम्न सदन के नाम से भी कहा जाता है, निम्न सदन। और राज्यसभा को कहते हैं हम उच्च सदन, उच्च सदन, ये राज्यसभा को कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि इनमें से निम्न सदन कौन है, और ऑप्शन में आपको दे दिया जाता है कि राज्यसभा, लोकसभा, मतलब इसी तरह से 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ठीक है। और अभी जो फिलहाल के लोकसभा स्पीकर हैं वो हैं आपके ओम बिरला, ठीक है। कौन है? ओम बिरला स्पीकर हैं लोकसभा के, ठीक है। तो सी इसका सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन है 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो देखिए आर्टिकल 84 जो है राज्यसभा के सदस्यों के लिए, उसमें योग्यताएं लिखी हुई हैं, जितने भी अगर राज्यसभा में सदस्यता लेंगे तो उसके तहत जो राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 30 वर्ष की, ठीक है। 30 वर्ष की होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो सी इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो ऑप्शन है आपके पास प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, संयुक्त संसदीय समिति या फिर लोक लेखा समिति। तो देखिए सबसे बड़ी जो समिति है वो है आपकी प्राक्कलन समिति, और इसमें आपके 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं इस समिति में, और ये हर साल लोकसभा के द्वारा ही चुने जाते हैं, लोकसभा के द्वारा, लोकसभा के ही सदस्य चुने जाते हैं अपने, यानी लोकसभा के अपने ही सदस्य, ठीक है। तो इसमें 30 सदस्य होते हैं और सबसे बड़ी समिति हो गई प्राक्कलन समिति, ए इसका सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34, यह निर्णय लेने का अधिकार किसका है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ऑप्शन है आपके पास लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या फिर डी वित्त मंत्री, ठीक है। तो देखिए यह जो निर्णय लेते हैं वो लेते हैं आपके लोकसभा अध्यक्ष कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ठीक है। अब देखिए धन विधेयक होता क्या है? धन विधेयक ऐसा विधेयक होता है जिसमें कि जैसे कि मान लो टैक्स हो गया, टैक्स को घटाया या फिर बढ़ाया, ऐसा विधेयक जिसमें टैक्स या कम या बढ़ाने की बात की गई है, तो उस तरह का जो विधेयक होता है वो धन विधेयक होता है। टैक्स बढ़ा दिया, जैसे भारत की आकस्मिक निधि हो गई, इसमें कुछ धन डालना या फिर निकालना, ठीक है। तो इस तरह के विधेयक होते हैं इसमें, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान का संशोधन किसके द्वारा शुरू किया जा सकता है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति की प्रस्तावना के साथ, ऑप्शन बी राज्यसभा में विधेयक के पेश करने से, ऑप्शन सी राज्यों के राज्यपालों द्वारा, या फिर डी संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश करने से। तो देखिए जब संविधान में संशोधन होता है तो वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जा सकता है, ठीक है। तो किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जा सकता है, लेकिन उसको पास दोनों सदनों से होना पड़ेगा, ठीक है। यानी अगर लोकसभा में होता है तो पहले लोकसभा से पास होना चाहिए, फिर वो राज्यसभा में जाएगा, ठीक है। अगर राज्यसभा में होता है, विधेयक पेश होता है, तो उससे पास होने के बाद वो लोकसभा में जाएगा। अगर इन दोनों सदनों से विधेयक पास हो जाता है तो फिर वो राष्ट्रपति के पास चला जाता है,
और राष्ट्रपति इस पर अगर साइन कर देते हैं तो फिर वो संशोधन का रूप ले लेता है। ठीक है, तो संविधान का संशोधन किसी जो विधेयक है वो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और उसको दोनों सदनों से पास होना ज़रूरी है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो आपके पास ऑप्शन है MC सितालवर, BR अम्बेडकर, कैलाशनाथ काटजू, रफ़ी अहमद किदवई। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कानून मंत्री थे स्वतंत्र भारत के, वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? ऑप्शन है गुलजारी लाल नंदा, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या फिर जॉन मथाई। तो स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और ये सबसे लंबे समय तक विदेश मंत्री रहे थे, जो विदेश मंत्री रहे थे यानी सबसे लंबे तक। तो बी इसका सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38, संसद की प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो पिछले क्वेश्चनों में भी इसके बारे में बात की थी। तो सदस्य होते हैं इसमें 30 और जो कि लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, यानी लोकसभा अपने ही सदस्यों में से और चुनती हैं सदस्य। और ये जो समिति होती है वो सबसे बड़ी समिति होती है। ठीक है, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति, जिसमें कि 30 सदस्य होते हैं और वो लोकसभा के ही सदस्य होते हैं और लोकसभा के सदस्यों ही द्वारा चुने जाते हैं। तो डी इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन है 6, 12, 18 या फिर 24। देखिए जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उसमें पहले 395 आर्टिकल थे और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थीं। ठीक है, अनुसूचियां अभी फ़िलहाल में जो हैं आपके पास 448 आर्टिकल हैं और 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, सूचियां। तो बी इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40, किस विधेयक का निर्माण राज्यसभा में नहीं हो सकता? ऑप्शन है संवैधानिक संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक, मौलिक विधेयक या फिर धन विधेयक। तो देखिए राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं हो सकता, ये सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकता है, लोकसभा में। और किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 110 के तहत। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि धन विधेयक से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो वो हो जाता है आपका 110। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर।